हम किस मारे थे भाई? नसीरुद्दीन मोहम्मद। जो नसीरुद्दीन मोहम्मद है, बलबन की सहायता है, बलबन की सहायता है मोहम्मद शाह की हत्या करके 1246 में शासन बनाया। 1246 से लेकर 1265 तक लगभग कितने साल शासन किया? 20 साल। ठीक है। और इसने अपना वजीर बनाया, इसने अपना वजीर बनाया बलबन। एक वजीर कौन रहा? बलबन। नसीरुद्दीन मोहम्मद ने अपनी जितनी भी अथॉरिटी थी ना, जितनी भी पावर थी, अथॉरिटी थी, सारे के सारे किससे दे रखे थे? बलबन से। नसीरुद्दीन ने लेट्स काम नसीरुद्दीन ने अपनी सभी अथॉरिटी एंड पावर बलबन को दे रखे थे। बलबन को दे रखी थी। माना जाता है कि जो बलबन है ना, जो बलबन है इतना होशियार था कि इसने 20 साल तो प्रधानमंत्री या वजीर बनकर शासन कराया। एक प्रकार का सभी अथॉरिटी, सभी पावर इसके पास है, तो वह एक प्रकार का शासन नहीं कर रहा है। ये क्लियर हो गया नहीं हुआ? माना जाता है कि 20 साल तो वही किसका रूप में? वजीर के रूप में काम किया और 20 साल ही सुल्तान का रूप में काम किया। माना जाता है कि बलबन इतना होशियार था, इतना होशियार था कि इसने 20 साल वजीर के रूप में, वजीर के रूप में और 20 साल ही सुल्तान का रूप में ये क्या शासन किया। क्लियर हो? मतलब माना जाता है बलबन इतना होशियार था कि इसने 20 साल तो वजीर के रूप में और 20 साल सुल्तान के रूप में क्या गया भाई? शासन किया। ठीक है भाई। जो ये बलबन था, बलबन की सहायता से नसीरुद्दीन शासन बनाया। और नसीरुद्दीन का भले ही शासन था, लेकिन सबसे ज्यादा उसके शासन में किसी चलते थी? बलबन की। नसीरुद्दीन ने बलबन को एक उपाधि से नवाजा था। नसीरुद्दीन ने बलबन को एक उपाधि दी। क्या नाम है उपाधि का? मैं कल बताऊंगा। उलुग खां की उपाधि। उलुग खां की उपाधि थी। किसे नवाजा गया? बलबन को। जब 1265 में नसीरुद्दीन की मौत हुई ना, मतलब मृत्यु हुई, जब 1265 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हुई ना, बलबन की मृत्यु हुई, तो इनके जितने उत्तराधिकारी हुए नसीरुद्दीन के, सभी को मारकर है शासक को बढ़ गया था बलबन। मैंने बताया था रजिया सुल्तान के बाद ओका भाई कौन आया शासक? बैराम शाह। बैराम शाह के बाद मसूद शाह और मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद 1246 में मतलब बलबन की सहायता है अपने
एक प्रकार से अपना बेटी का बेटा है, भाई का भाई का छोड़ा था, मंसूर साहब के हत्या करके ने शासक बन गया और अपना वजीर किससे बनाया, बलबन को, क्योंकि बलबन ने ये इसकी बहुत हेल्प करी थी, ठीक है। और बलबन से इतना मतलब कि इतना दिल माना था कि जितनी छोटी जितनी पे उसकी राजाई पावर थी सारी की सारी किसने दे रखी थी, बलबन ने। इसलिए कहा जाता है कि 20 साल तो बलबन ने वजीर के रूप में शासन किया और 20 साल ही सुल्तान के रूप में। और नसीरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को एक उपाधि नवाजा गया था, नवाजा था उलूग खां। जब 1265 ईस्वी में, एक मिनट क्या बलबन ने नसीरुद्दीन की मृत्यु है ना, नसीरुद्दीन की मृत्यु हुई ना, तो नसीरुद्दीन के जितने भी उत्तराधिकारी थे ना, नसीरुद्दीन के जितने भी उत्तराधिकारी थे सभी को मारकर कौन शासक बन गया, बलबन, ठीक है। एक हम तो नेक्स्ट शासक पढ़ाएंगे ना, वो बलबन पढ़ाएंगे, ठीक है। नसीरुद्दीन हो गया। नसीरुद्दीन के बाद हम पढ़ाएंगे बलबन। बलबन 1265 से लेकर 1287 तक शासक रहा है। 1265 से लेकर 1265 से लेकर 1287 तक 13 वही शासक रहे और वही इसे टाइटल का नवाजा गया था, इसमें कि वहाँ उपाधि से नवाजा गया था। कौन सी उपाधि का नवाजा गया था, उलूग खां की उपाधि। याद करो इनके जो शासन चल रहा है इनमें एक सन था जिसका नाम दल चालीसा का, जो ये दल चालीसा है चाहे तो बलबन हो, चाहे नसीरुद्दीन हो, चाहे मोहम्मद मंसूर साहब, चाहे रजिया सुल्तान हो, मतलब जितने भी शासक रहे सभी में इंटरफेयर कौन कर रहे हैं, या दल चालीसा। और यह दल चालीसा बलबन के बनते ही एक ही बात समझ में आई, जो यह दल चालीसा है ना, शासन मारा हम शासन कर रहे हैं और ये बीच में टांग अड़ा है, तो भाई इसने दल चालीसा को एक मिशन पे भेज दिया भाई। और मिशन पे भेज के ना दल चालीसा के लोगों को पीछे से अपनी सेना, उनके पीछे अपनी सेना भेज दी और वही पीछे से इनको सभी को मरवा दिया, ठीक है। मतलब पहले तो दल चालीसा को किस भेजा भी, एक मिशन पे भेजा और दल चालीसा के सभी लोगों को मिशन पे भेजकर ने पीछे से अपनी सेना को, उनके पीछे अपनी सेना को भेजकर उनसे भी करवा दी, हत्या करवा दी, ठीक है। इसी प्रकार बलबन ने दल चालीसा का क्या किया भाई, अंत किया। बलबन ने क्या किया भाई, बलबन ने दल चालीसा का अंत करवाया, ठीक है। वो कैसे करवाया मैंने बता दिया। पहले तो इनको मिशन पे भेजा गया और मिशन पर इसको जब भेजा गया पीछे से अपने बलबन ने क्या भेज दिए, सैनिक भेज दिए और तोपते थे, सभी के सभी जो दल चालीसा के लोग थे सभी को क्या करवा दिया, मरवा दिया। इसी प्रकार दल चालीसा का क्या हो गया, अंत, ठीक है। जैसे ही दल चालीसा का अंत हुआ दिल्ली की जनता बढ़ती गई और दिल्ली की जनता बढ़ती तो वही राजा के सामने विरोध प्रदर्शन चल पड़े, तो वही बलबन ने एक कठोर नीति अपनाई, लो है रक्त की नीति, ठीक है। दिल्ली की जनता के प्रति, दिल्ली की जनता के प्रति बलबन ने लो और रक्त की नीति अपनाई, रक्त की नीति अपनाई। क्यों अपनाई? क्योंकि दिल्ली की जनता ने क्या कर दिया था,
क्या कर दिया था दिल्ली की जनता ने? दिल्ली की जनता ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। इसलिए बुलबुल ने क्या अपनाई? लो वर्ग की नीति। और इस लो वर्ग की नीति में बुलबुल ने कहा अगर कोई भी मेरे सामने विरोध प्रदर्शन करेगा या मेरे खिलाफ जाओगा, एक बार समझाया जाएगा, समझ में आई तो बात ठीक, ना शेर करता है अलग। ठीक है, इसी को की वहाँ लो वर्ग की नीति। जब यह लो वर्ग की नीति अपनाई तो उन्होंने तभी से सारी की सारी जो दिल्ली की जनता है वह भयभीत हो गई और आराम से शांति कर गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यह नहीं हुआ? हो गया? एक ये क्वेश्चन बताओ भाई, भारत में लो वर्ग की नीति किसने अपनाई? बुलबुल। समझ क्यों अपनाई थी? जैसे 1040 तापमान करवाया था इसमें, तो उसमें दिल्ली की जनता बढ़ेगी और वही दिल्ली की जनता ने जैसे विरोध किया तो वही नीति चलाने पड़े बुलबुल ने, जिससे हम लोग और ये क्वेश्चन आ रहा है सबसे पहले वर्ल्ड में लो वर्ग की नीति किसने चलाई थी, किसने अपनाई थी? नो, जर्मनी में लो वर्ग की नीति अपनाई थी वही सबसे पहले, और वो अपनाई थी बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, और जब जर्मनी का एकीकरण किया था ना, जब जर्मनी का एकीकरण किया गया तो जर्मनी की जो जनता बढ़ती भाई उसके सामने दिक्कतें भी आओगी। जब किसी भी देश पर एकीकरण कराएंगे तो भाई जो राजा है और मतलब शासक वहाँ के वे भी आवाज उठाएंगे, ऐसे क्यों कर रहे हो भाई हमारा शासन, हम तो भी छोड़ते शासन। इस तरह भाई जैसे जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क कर रहा था, उस टाइम पर जो जर्मनी की जनता बढ़ती थी उसके खिलाफ एक नीति चलाई थी बिस्मार्क ने, जो वर्ल्ड का वहाँ सबसे पहले लो वर्ग की नीति किसने चलाई? बिस्मार्क ने। याद रखिए, लिख लियो, जर्मनी में लो वर्ग की नीति लिख लियो। जर्मनी में लो वर्ग की नीति बिस्मार्क ने चलाई थी, क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी का किया था एकीकरण। क्लियर हो गया? ये बताओ जर्मनी का एकीकरण तो किसने कराया? बिस्मार्क ने। इसलिए बिस्मार्क ने जर्मनी में किस लाई? लो वर्ग की नीति। एक क्वेश्चन एकीकरण तक और रखा हुआ है, भारत का एकीकरण किसने किया था? भारत का एकीकरण किसने किया था? बताओ, भारत का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के को वहां भारत का बिस्मार्क, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के को वहां भारत का बिस्मार्क। याद रखना, भारत का बिस्मार्क तो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों है? क्योंकि भारत का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसलिए भारत का बिस्मार्क किसने को वहां? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। और बिस्मार्क ने ही सबसे पहले के चलाई थी लो वर्ग की नीति। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बुलबुल ने एक प्रथा चलाई थी, सिद्धा और पाइवो। बुलबुल ने एक प्रथा चलाई थी, उसी प्रथा चलाई थी सिद्धा एंड पाइवो। बुलबुल ने एक प्रथा चलाई थी
बलबन में सिजदा और पायबोस, सिजदा और पायबोस की शुरुआत करी। पायबोस की शुरुआत की। जो ये सिजदा है और ये पायबोस ये है क्या है? ये सिजदा तो क्यों है? घुटनों के बल बैठकर है राजा के सामने के झुकाना, सिर झुकाना, ये तो सिजदा है। क्या विशेषता? घुटनों के बल बैठकर है, बैठकर राजा के सामने सिर झुकाना। ठीक है। और पायबोस के भी लेट कर राजा के पाँव को चूमना। ठीक है, लेट कर राजा के पाँव को चूमना तो क्या भाई पायबोस है। और घुटनों के बल बैठकर राजा के सामने सिर झुकाना, ये क्या है? सिजदा। ये सिजदा एंड पायबोस दोनों की शुरुआत है किसने करी थी? बलबन। क्लियर हो गया? बलबन ने ये नौतवार की शुरुआत करी जिन्हें कि वो वहां नवरोज बलबन ने नए त्योहार मनाने की शुरुआत करी। बलबन ने एक नए त्योहार मनाने की शुरुआत की। क्या नाम त्योहार का? नवरोज। और नवरोज किसका त्योहार हुआ है? पारसी धर्म, जो पारसी है ना, या फारसी नव वर्ष नकी को नवरोज ये लेते। फारसी नव वर्ष नेके को नवरोज। और नवरोज की शुरुआत किसने करी थी? बलबन ने। और यहाँ के आगे जैसे हमने पढ़ा था मंगोलों का पहला अटैक किसके काल में हुआ है? इल्तुतमिश के काल में। बाद में मंगोलों का अटैक सबसे पहले किसके काल में हुआ है? चंगेज खान हुआ था ना। मंगोलों का दूसरा अटैक किसके काल में हुआ है? बैराम शाह के काल में। और बैराम शाह के काल में माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का दूसरा आक्रमण। और भारत पर मंगोलों का दूसरा आक्रमण और दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण कब? 1241 में। किसके काल में? बैराम शाह के काल में। ये वो है इसके बलबन के काल में हुआ 1287 में। 1287 में मंगोलों का भारत में या भारत पर तीसरा आक्रमण या कैस कहा दिल्ली सल्तनत पे दिल्ली सल्तनत पे सेकंड आक्रमण। यहाँ तक क्लियर हो गया? जब मंगोलों का आक्रमण हुआ ना दिल्ली सल्तनत पे दूसरा आक्रमण और भारत पर तीसरा आक्रमण है, तो इस आक्रमण में बलबन का एक बेटा था शहजादा मोहम्मद। इसी आक्रमण में बलबन का बेटा क्या नाम था उसका? शहजादा मोहम्मद। शहजादा मोहम्मद मारा गया। जैसे शहजादा मोहम्मद मरा ना, जैसे ही
शहजादा मोहम्मद मरिया। तो भाई बलबन ये युद्ध जीत गया था, बलबन ये युद्ध जीत गया था। और किसके बीच में तीसरा आक्रमण दूसरा आक्रमण बलबन और मंगोलों के बीच में, और मंगोल इसमें हार गए थे और बलबन जीत गया था। बट बलबन का बेटा यहाँ पर हो गया था, राम को प्यारा हो गया, राम मर गया था। एक मरने के बाद एक कुछ पलों में मतलब कुछ दिनों के बाद ही इसके वियोग मतलब अपने बेटे के मरने के दुख में गम में किसकी मृत्यु होगी, बलबन की भी मृत्यु हुई। बलबन अपने बेटे के वियोग में काफी त्याग दिए, राणा को त्याग दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बलबन समझ में आया। मैंने बलबन सबसे पहले बताया था, बलबन को एक उपाधि से पुरस्कृत किया गया था। क्या की उपाधि? उलू। इसने सबसे पहले अपने जो शासन है उसको किसी मतलब मुक्ति दिलाई दल चालीसा को एक मिशन पर भेजकर पीछे से अपनी सेना को भेजकर वो वाक्य करवा दिया, अंत करवा दिया। जैसे वो अंत करवाया था तो क्या हुआ, दिल्ली की जनता बढ़ गई और दिल्ली की जनता जब बढ़ी तो उसने एक नीति चलाई, लो है उस नीति में समझाया कि अगर मेरे खिलाफ कोई विद्रोह करेगा तो उसको एक बार समझाया था, अगर समझ में बात आई तो ठीक और ना आई तो सिर दर्द से मतलब मार दिया। ठीक है भाई, लो वर्ल्ड के नीति वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ किसने चलाई थी? जर्मनी में बिस्मार्क। जब बिस्मार्क ने जर्मनी का किया था, यहाँ तक क्लियर हो गया। और भारत का एकीकरण किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को के वहाँ भारत था बिस्मार्क। भाई इसके बाद बलबन ने सिद्धा एम्पायर की शुरुआत करी। सिद्धा मतलब सिर झुकाकर मतलब घुटनों के बल रहकर राजा के सामने सिर झुकाना, पाइपों से लेकर राजा के पाँव को चूमना। और बलबन एक 9 वर्ष की शुरुआत करी, जिसने के को वहाँ 9 फारसी वर्ष का 9 वर्ष। और 1287 होया मंगोलों का भारत पर तीसरा आक्रमण या दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का दूसरा आक्रमण। इस आक्रमण में बलबन जीत गया था, बट इस आक्रमण में बलबन अपना बेटा गवा दिया, शहजादा मोहम्मद। और शहजादा मोहम्मद के गम में ही बलबन ने भी अपने प्राण त्याग दिए। और 1287 में किसकी मृत्यु हो गई? बलबन। इसके बाद इसका पोता जो शहजादा मोहम्मद है उसका बेटा और बलबन का पोता नेक्स्ट सुल्तान बना है, जिसका नाम है मंसूर शाह। ये का नाम हुई केकुबाद। क्या नाम है? केकुबाद। आगे चला इसने मतलब बलबन के बाद इसका पोता क्या बना भाई? नेक्स्ट सुल्तान बने हैं, नेक्स्ट शासक बने हैं, जिसका नाम था केकुबाद। जो केकुबाद है ये एक अय्यूब का शासक था। केकुबाद क्या था? ये अय्यूब का शासक था। और 1290 भी इसे सिंहासन से हटवा दिया जाता है, इसकी मृत्यु करवा दी जाता है इसके द्वारा, कैमूर के द्वारा। बलबन के बाद कौन आया? केकुबाद। और केकुबाद 1287 से लेकर 1290 तक है। वही केकुबाद है, किसका पोता था? बलबन का पोता था। और यह एक अय्यूब है, अय्यूब का शासक था। और 1290 कोई थी शासन कर पाया। और 1290 में
इसे इसे सिंहासन से कटवाकर इसकी क्या करवा दी, मृत्यु करवा दी जाती है। इसके द्वारा के मूर्ख के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आवा है दिल्ली सल्तनत का लास्ट सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का नहीं गुलाम बख्श का सुल्तान के मूर्ख या कैसा गुलाम वंश का अंतिम शासक के नाम है केमूस, क्या नाम है केमूस, ठीक है। और केमूस 1290 में हुआ है और 1290 में इसकी भी केकुबादिता है। अच्छा मृत्यु ये केकुबाद से भी अयोग्य था, जैसे केकुबाद अयोग्य था ना, यह है केकुबाद से भी अयोग्य था, ठीक है। यह केकुबाद से भी अयोग्य था। इसको पंजाब के इक्तेदार में, इसको एक पंजाब का इक्तेदार था जिसका नाम था मलिक फिरोज, जिसे पंजाब के इक्तेदार मलिक फिरोज के द्वारा इससे पंजाब के इक्तेदार के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। और जो एक मलिक फिरोज है ये इसकी हत्या करके एक नए वंश की शुरुआत कर रहा है, जिसका नाम खिलजी वंश था। और यही जो मलिक फिरोज है ये आगे चल के हुआ है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये मलिक फिरोज है ये आगे चल के कहलावा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर अपना गुलाम वंश खत्म हो गया है और एक नया वंश की शुरुआत हुआ है जिसका नाम खिलजी वंश का। यहाँ तक क्लियर हो गया, यह नहीं होगा, पक्का हो गया। देखो मैंने बताया भाई बलबन के बाद उसका पोता पुना हुआ है केकुबाद। केकुबाद एक अयोग्य शासक था, उसकी हत्या करवा दी जावा है, उसे सिंहासन से हटवा दिया जावा पहले और फिर उसकी हत्या करवा दी जा है किसके द्वारा, केमूस के द्वारा। और फिर केमूस भी एक अयोग्य शासक था, उसकी भी हत्या करवा दी जाती है पंजाब के इक्तेदार मलिक फिरोज के द्वारा। और मलिक फिरोज ही में कहा जाता उसकी हत्या करें और मलिक फिरोज उसकी हत्या करके गुलाम वंश का क्या करते हैं, एंड करते हैं और एक नए वंश की शुरुआत कर रहे हैं जिससे कि वहाँ खिलजी वंश हो गया यहाँ तक। और कल हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ाएंगे। आज हमने कौन सा वंश खत्म कर लिया, गुलाम वंश का एंड कर दिया, ठीक है। आज इतना ही।